एशिया टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है क्या ओवैसी ध्रुवीकरण की राजनीति में है सहयोगी। हमारे इस खास कार्यक्रम में खास मेहमान जुड़े हैं जिनमें वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी जी हमारे साथ हैं इस समय, और एजाज खान साहब हैं रामपुर से, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तो आप दोनों हजरात का स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी जी। जैसे कि आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कि ओवैसी साहब ने जो अपना कार्यक्रम शुरू किया फैजाबाद से, उन्होंने अपने बैनर पर, पोस्टर पर फैजाबाद लिखवाया, जबकि उसका नाम बदलकर अयोध्या हो गया है। इसी तरह वो अपनी स्पीचेस में उत्तर प्रदेश में जगह जगह हुए फसादात का जिक्र कर रहे हैं। मेरठ का मलियाना याद दिलाया, मुरादाबाद की ईदगाह का फसाद उन्होंने याद दिलाया, उन्होंने बाबरी डिमोलिशन के समय हुए फसादात को याद दिलाया। तो दूसरी तरफ योगी हैं जो जिना और कब्रिस्तान और इस तरह की तमाम बातें कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो काम बीजेपी करना चाहती है ध्रुवीकरण का, वो ध्रुवीकरण में कहीं ना कहीं ओवैसी साहब भी क्या सहयोगी हो रहे हैं, या जो सब्जेक्ट, जो इश्यूज दूसरे सेकुलर जमातों को उठाने चाहिए वो नहीं उठा रहे और उसकी वजह से ओवैसी साहब उठा रहे हैं, या ओवैसी साहब जो भी चीज़ें उठा रहे हैं उनका उठाने का समय गलत है। इश्यूज हैं और उन इश्यूज पे बात होनी चाहिए, लेकिन उसका समय गलत है। ये कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रमोद जोशी जी के पास और उनसे जानना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं, क्या ओवैसी साहब इसमें सहयोगी हो रहे हैं ध्रुवीकरण में, या ये उनकी और बीजेपी की नूरा कुश्ती है, दोनों मिलकर के इलेक्शन में आना चाहते हैं कि एक तरफ मुसलमान मुसलमान, एक तरफ हिंदू हिंदू। आप क्या सोचते हैं, क्या है इसके पीछे राज? देखिए, दो या तीन बातें। एक तो कोई भी इलेक्शन लड़ना चाहता है या कोई पार्टी बना करके यहाँ आना चाहता है, तो ये तो एक डेमोक्रेटिक राइट है ओवैसी साहब का, उनकी पार्टी का। वो अगर चाहते हैं तो ठीक है। और जो उनके इश्यूज हैं ये भी बड़ा क्लियर है कि वो मुस्लिम इश्यूज को लेकर के, मुस्लिम लीडरशिप को लेकर के, मुस्लिम वेलफेयर को लेकर के ही बात करेंगे। उनकी जो बात है वो कोई एक कॉमन, जिसमें एक, जिसको आप सेक्युलर कह रहे हैं, या ऐसी कोई बात नहीं है। अब क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ये अभी बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी। ओवैसी साहब की जो पार्टी है MIM, क्या वो हैदराबाद सेंट्रिक पार्टी है, पूरे आंध्र प्रदेश की भी नहीं है या पूरे तेलंगाना की नहीं है, हैदराबाद में रही है। लेकिन उन्होंने कोशिश की है हाल में, और बंगाल में गए, बिहार में उनको थोड़ी सक्सेस मिली है, वो मुस्लिम वोट मिला है। अच्छा, यूपी एक बड़ा प्लेग्राउंड है क्योंकि यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बड़ी है, मुस्लिम वोट कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऐसा लगता है कि खासतौर से कम 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, 400 के आसपास से लेकर के 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मुस्लिम एक सब्सटेंशियल वोटर है, और कम से कम 25-30 से ज्यादा ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिनमें वो डिसाइसिव वोटर भी हो सकता है। तो अगर ओवैसी साहब इसमें आना चाहते हैं या यहाँ इलेक्शन, वो इसके पहले भी लड़े हैं इलेक्शन यूपी में, उनको पहले कोई सक्सेसफुल नहीं रहे। अब वो सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, क्या होगा ये तो अब इलेक्शन के बाद पता लगेगा। लेकिन मैं समझता हूँ जहां तक इलेक्शन लड़ने की राइट की बात है, वो अपनी जगह पर सही है। उसका फर्क क्या पड़ेगा, आप कहते हैं कि इसका एक ध्रुवीकरण में फर्क पड़ेगा, लेकिन जो बड़ी जो बात है वो शायद आप ये कहना चाहते हैं कि इससे एंटी बीजेपी जो वोट है वो डिवाइड होगा, या वो पूरी तरीके से ऐसी एक जगह पर नहीं जाएगा जो बीजेपी को हराने में मददगार हो सकता है। तो ऐसा होगा या नहीं होगा मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन दो तीन बातें हैं कि क्या ओवैसी के साथ जो यहाँ की खासतौर से समाजवादी पार्टी है,
क्या उसका कोई अलायंस नहीं हो सकता? अगर नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? ऐसी बात को भी सोचना चाहिए। और अगर ये यहाँ पर आ रहे हैं तो क्या बीजेपी के फेवर में आ रहे हैं, क्या बीजेपी को जिताने के लिए आ रहे हैं, या अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं? क्योंकि ओवैसी की जो पार्टी है वो चाहती है कि हम एक नेशनल लेवल पर अपनी जगह बनाए। उसके पीछे उनके इरादे अपने फायदे के लिए हैं, अपने नुकसान के लिए हैं, या अपनी लीडरशिप को चमकाने के लिए हैं, ये कुछ समय बाद समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल इसमें दो राय नहीं है कि अगर वो यूपी में आते हैं तो इसका डायरेक्ट फायदा बीजेपी को मिलेगा, और जो एंटी बीजेपी जो भी पार्टियां हैं, दो तीन एक, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे आपकी समाजवादी पार्टी हो, या बीएसपी भी मुस्लिम वोट लेती है। तो अब सवाल यह है कि हम पहले से मुस्लिम वोट, हिंदू वोट को जानते हैं। ये कहना कि ध्रुवीकरण अभी हुआ है या होगा, ध्रुवीकरण ऑलरेडी हमारी पॉलिटिक्स में आज से पिछले 70 साल नहीं तो पिछले 41 साल से तो अच्छी तरीके से दिखाई पड़ रहा है। इसको कितना बढ़ाएंगे ओवैसी साहब, कितना इसमें कड़वाहट पैदा करेंगे, ये आगे आकर देखने की बात जी। कितनी कड़वाहट पैदा करेंगे ये समय बताएगा। और मैं एजाज साहब, खान साहब, आपके पास आऊँगा और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ओवैसी साहब बार बार ये कहते हैं कि जब तक आपका कोई लीडर नहीं होगा, जब तक आप लीडरशिप को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आपकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देगा। आप क्या समझते हैं कि क्या ओवैसी साहब जो बात कहते हैं उसमें कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है? आप कैसा महसूस करते हैं? जी गजाली साहब, पहले तो मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मैं ओवैसी साहब की पार्टी का स्पोक पर्सन नहीं हूँ, और मैं एक बहुत ही प्रोग्रेसिव मुसलमान हूँ, बहुत ही लिबरल मॉडरेट मुसलमान हूँ। क्योंकि ये मुझे इसलिए कहना पड़ा कि आजकल एक माहौल बना हुआ है कि अगर आप राइट विंग हिंदुत्व ब्रिगेड के अगर नैरेटिव से अगर आप सहमत नहीं हैं तो आप पाकिस्तानी एजेंट हैं, और अगर आप सेकुलर पार्टीज की कमियों को उजागर करने की कोशिश करते हैं तो आप आरएसएस के एजेंट हैं। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि मैं सहाफत में कैसे आया। सहाफत में कैरियर बनाने नहीं आया था, एक इंसिडेंट है, या आप हिंदी में कहें दुर्घटना थी। मैं 1991 में रामपुर से बंबई पढ़ाई के लिए गया, और 1992 में पूरी तरीके से जब मेरा एडमिशन हो गया तो मैं वहां सेटल हो गया। एजाज साहब, हमारे पास टाइम बहुत कम होता है तो हम बहुत लंबी बात नहीं कर पाएंगे, तो हम पॉइंट पर बात करें तो बेहतर होगा। जी, तो असल में जब आप उन हालात पे नहीं समझेंगे तो जी, तो देखिए, आप यही प्रॉब्लम है कि आप हमको ये बताने की नौबत ही नहीं देते कि क्यों मुसलमान सेकुलर पार्टी से नाराज है, क्यों पढ़ा लिखा मुसलमान ये नहीं चाहता कि अब सेकुलर पार्टी को सही रास्ते पे लाया जाए, क्यों सेकुलर पार्टी मुसलमान को वोट बैंक बना के एक बेवकूफ बनाती है। आप जानते हैं यूपी में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें 4 ब्लॉक हैं, एक मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का 20% का ब्लॉक है, एक अपर कास्ट का लगभग 21% का, एक दलित का, और तीनों ब्लॉक किस पार्टी के साथ हैं ये तो सब जानते ही हैं। असली खेल जो होना था ओबीसी के ऊपर होना था, जो लगभग 38% है। अगर जनगणना हो जाए तो 42-43 हो जाएंगे, उसमें 9% यादव हैं। मुझे एक बात ये बताइए कि इन कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी ने इस बाकी 31-32% जो ओबीसी है उसके लिए क्या कोशिश करी? ये क्यों, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये मुसलमानों की तरफ ही क्यों आती हैं? क्योंकि मुसलमानों को तरक्की से कोई लेना देना नहीं रहा, उनकी वो तो सिक्योरिटी के मारे, डर के मारे वोट दे देते हैं। अब आम आदमी पार्टी देखिए साहब, वो पंजाब में मजबूत है, गोवा में क्या ईसाई है, पंजाब में क्यों नहीं हिंदुओं के पास जाते हैं? क्यों नहीं? एजाज साहब देखिए, यही तो वो भी कह रहे हैं ओवैसी कि आप अपनी जो है लीडरशिप बनाइए, और आपकी लीडरशिप बनेगी तो आपकी समस्याएं हल होंगी। तो आप इस बात से सहमत हैं क्या? मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं। मैंने आप मुस्लिम लीग का मॉडल देखा है, किस तरह मुस्लिम लीग ने केरला में कम आबादी के बावजूद कोया साहब मुख्यमंत्री बने। साउथ का मुसलमान इसलिए तरक्की कर गया, 5.5% मुसलमान थे तमिलनाडु में, लेकिन मुस्लिम लीग एक मजबूत पार्टी थी, मुस्लिम लीग उनके साथ साझेदारी करती थी। तो मुसलमानों को जो सियासत में चाहिए था वो उनको भागीदारी चाहिए थी। जी, वहां पे देखिए जी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वेल्लूर से
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वेल्लूर से जीता करती थी। वेल्लूर एकमात्र सिटी था जिसमें मुसलमान जो थे 20% है, उसके बावजूद वेल्लूर डिस्ट्रिक्ट से कांग्रेस का एमपी रहा है और वहां पे बहुत अच्छी पकड़ रही है। उनके एमएलए भी रहे। इस बार नहीं हारे तो कोई बात नहीं, इस बार तो केरला में भी नतीजे अलग आए थे, लेकिन वहां साउथ में मुस्लिम लीग मजबूत थी, हैदराबाद में इनकी पार्टी मजबूत थी। वहां पे मुसलमानों ने जो प्रगति की है किसी से छुटी नहीं है। दूसरी तरफ उत्तर भारत के मुसलमान थे जो एक वोट बैंक बने रहे। नतीजा क्या हुआ कि उनको इग्नोर किया गया। आपने मुझे इतिहास पे जाने नहीं दिया, आपने मुझे चंद मिनट दिए जब तक आप, तो मैं कैसे इनकी हरकतों को, इनकी कारगुजारियों को मैं अगर बताऊंगा नहीं तो कैसे पता चलेगा? मौका मिलेगा। हम असल में पिन पॉइंट बात करने के उसमें है, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है, तो पिन पॉइंट बात करेंगे। हमारा अगला सवाल ये है जोशी जी कि क्या आपने मुझे अहम मुद्दा नहीं बताया। पार्टियां, मैं अभी आपके पास आता हूं एजाज साहब। तो जो सेकुलर पार्टियां हैं, जैसे कि एजाज साहब ने भी अभी अपना दुख बयान किया कि वो मुसलमानों के इश्यूज पर बात नहीं करती, तो क्या इसकी वजह से ओवैसी साहब को लोग सुनने आते हैं और ओवैसी साहब की तरफ लोग देख रहे हैं कि वो मुसलमानों के इश्यूज पर बात कर रहे हैं, या इसके पीछे कोई और कारण है जोशी जी? देखिए, मेरी समझ से सेक्युलरिज्म एक बहुत बड़ी वजह है उसका फेल होना। जो पिछले 70-75 साल में हमने सेक्युलरिज्म को एक्सेप्ट तो किया, लेकिन जो हमारी जो पॉलिटी थी, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था, हमारा जो सिस्टम था, उसने सेक्युलरिज्म को ठीक तरीके से या तो समझा नहीं, या समझा भी है तो चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनली हमने रिलीजन, जो कि सेक्युलरिज्म का तो बेसिक मतलब ये होता है जो स्टेट का सिस्टम है उसमें रिलीजन का रोल ना हो करके वो नॉन रिलीजियस रोल होना चाहिए। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो शुरू से ये मान के चलता है कि सभी धर्मों का संभाव, एक अलग किस्म का डेफिनेशन है उसकी। तो उसको करने की कोशिश में हुआ क्या है कि जैसा एजाज साहब कह रहे हैं, काफी हद तक मैं उनकी बात को, काफी हद तक इसलिए कि बहुत सी बातें होती हैं जिसमें जरूरी नहीं है कि एक दूसरे से बात समझी जाए या एक सहमति रखी जाए, लेकिन मैं ये समझता हूँ। लेकिन आप देखिए, सेक्युलर पार्टियों से खाली मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी नाराज हैं। तो क्या वजह है कि जो मेजॉरिटी हिंदू है वो नाराज है सेक्युलर पार्टियों से, मेजॉरिटी मुस्लिम है वो नाराज है? तो इसका मतलब है कि सेक्युलरिज्म के साथ या तो बहुत ईमानदारी के साथ चलने की कोशिश नहीं हुई, या जो भी कोशिश हुई उसमें कच्चा खा गई हमारी पूरी जो पॉलिटिकल सिस्टम था। ऐसे कई मामले हुए हैं जो, अब सवाल, मैं उन सब चीजों पर चर्चा करने के बजाय मैं केवल ओवैसी साहब की बात को लेकर के कहना चाहूंगा। जैसे मसलन वो ये कहते हैं कि सेक्युलर पार्टियों ने यूपी में मुस्लिम लीडरशिप को डेवलप क्यों नहीं होने दिया। देखिए, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, आप अगर देखें तो यादव पॉपुलेशन से थोड़ी ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। और दूसरा, ओबीसी इटसेल्फ एक अलग बात है, लेकिन मुस्लिम, हालांकि ओबीसी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें मुस्लिम ओबीसीज भी आते हैं, क्योंकि ये जो ओबीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल हिंदू कास्ट सिस्टम पर नहीं है, वो एजुकेशन और सोशल बैकवर्डनेस को लेकर के है। तो मुसलमानों की जो रियल प्रॉब्लम है यूपी में भी, क्या इंडिया में, मैं समझता हूँ एजुकेशन की, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की, या उनकी जो और रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट की और बाकी जो भी रोज की खाना पानी खान पान की, महंगाई की, या सारी चीजें जो कि किसी एक ऑर्डिनरी आदमी की होती है, अगर उसको भी उसी एक जुडिशियस तरीके से, एक न्यायपूर्ण तरीके से और एक ईमानदारी के तरीके से अगर एक स्टेट फर्निश करती तो शायद मुसलमानों को भी कोई दिक्कत नहीं होती है। देश में जो कम्युनल जो एक झगड़े फसाद का जो माहौल बना रहता है वो बना। अब वो हमारी जो, चाहे कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन आपने देखिए कांग्रेस पार्टी के साथ हिंदू वोट भी था, दलित वोट भी था, मुस्लिम वोट भी था, सारी चीजें थी, लेकिन वो 60 तक ही चल पाया। 67 के बाद से उसमें खींचतान शुरू हुई, सोशल इंजीनियरिंग शुरू हुई तो मुस्लिम इंजीनियरिंग भी होगी। अभी तो जैसे आप हिंदू पार्टियों में देख रहे हैं, हिंदू सिस्टम में देख रहे हैं कि हमने दलित अलग ढूंढ लिए, ओबीसी अलग ढूंढ लिए। अभी मुसलमानों के अंदर भी एक पसमानदा मुसलमान और अशराफ मुसलमान, ऐसे करके उनको भी डिवाइड करने की, या उनके
बरेलवी देवबंदी करके या और तरीके से शिया सुन्नी करके, ये इंडिया में ही नहीं पाकिस्तान में भी हो रहा है। तो ये चीजें एक टाइम के साथ चल रही हैं, इसका इलाज तो हमारे पास है नहीं। पॉलिटिक्स इन चीजों को बढ़ाती है क्योंकि वो वोट सेंट्रिक होती है, वो कोई चेंज लाने की के लिए तो आती नहीं है। चेंज लाने के लिए सोशल मूवमेंट्स की जरूरत पड़ती है। मैं समझता हूँ हिंदुओं के भीतर भी और मुसलमानों के भीतर भी ऐसे सोशल मूवमेंट्स की जरूरत है जो उनको प्रोग्रेसिव रास्ते पर ले जाएं, जो उनको समझाएं कि आपका धर्म अपनी जगह पर जरूर है, हम उसकी इज्जत करते हैं, पर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने के लिए हमें एक साथ बैठ करके सभी लोगों की चीजों को समझना चाहिए। मैं ओवैसी जी की पॉलिटिक्स का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं इस प्रिंसिपल का समर्थक हूं कि अगर वो मुस्लिम लीडरशिप देने के लिए यूपी में कुछ नए मुस्लिम लीडर्स को इवॉल्व करने के लिए वो आना चाहते हैं तो वो आए, सफल होंगे या विफल होंगे ये इलेक्शन में दिखाई पड़ेगा। दूसरा, मेरा क्लियर कट मैं आपको बता दूं कि मेरी समझ से उनकी इस पॉलिटिक्स से नुकसान समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को होगा, जो होना है, क्योंकि कुछ ना कुछ वोट अगर वो ले जाएंगे तो उनके साथ जाएगा। अगर दूसरा ये भी है कि वो अपना यहाँ किस तरीके का अलायंसेस बनाते हैं, कोई गठबंधन उनका बनता है कि नहीं। अगर नहीं बनेगा तो अभी तक तो वो सक्सेसफुल हुए नहीं है, आगे कैसे होंगे हम नहीं कह सकते। जी जी जी, एजाज साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में इस समय देखने को मिल रही है कि एक तरफ ओवैसी साहब मुस्लिम की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो सो कॉल्ड कम्युनल पार्टी है या जिसे भी आप कहिए बीजेपी है, वो हिंदू की बात कर रही है या कब्रिस्तान की बात कर रही है, जिना की बात कर रही है। इस तरह की बातें करके वो ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या आने वाले दिनों में कुछ और ऐसी चीजें दिखाई दे सकती हैं? देखिए, आपने तो मुझे ओवैसी साहब का फिर वक्ता बना दिया। मैं कोर इश्यू पे जब आ रहा था तो आपने मुझे बोलने नहीं दिया। मैं 1992 का दंगे का विक्टिम हूं। अगर आप एक दंगा पीड़ित की बात को भी नहीं समझेंगे तो आप इस प्रॉब्लम को कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 70 साल हो गए सेकुलर पार्टी को वोट देते हुए। जब मुल्क आजाद हुआ तो सबसे बड़ा जो जख्म था वो दंगों का था। पार्टीशन के टाइम हजारों लोग कत्ल किए गए थे। आपको सबसे पहले जो कानून लाना था और मजबूती से लागू करना था वो एंटी राइट्स बिल था। आप 70 साल तक सोए रहे। जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार जहाने लगी, उन्हें लगा कि अब बीजेपी आ जाएगी, तो 2013 में उन्हें एंटी कम्युनल राइट्स बिल आया। और मैंने जो उस दंगे की बात में क्यों आ रहा था 92-93 की, कि साहब मैंने खुद अपनी आंखों से 92-93 के मुंबई के दंगे में एक शिवसेना के बहुत बड़े नेता थे, वो अब उनका इंतकाल हो चुका है, मैंने हथियार बांटते हुए उनको देखे थे। उसके बाद नतीजा क्या हुआ कि टाडा लगा। एक दलित एक्टिविस्ट थे वीटी राजशेखर, उनके ऊपर टाडा लगा दिया गया। लेकिन ये जो दंगाई थी ये खुलेआम घूमते रहे। श्री कृष्णा आयोग की रिपोर्ट आई, कोई फैसला नहीं किया। तो उस जख्म से, उस तकलीफ से, उस पीड़ा से मजबूर होकर मैंने लिखना शुरू किया था। और आप उसके आगे देखिए कि जब मायावती साहब की एक सरकार आई बहन जी की, तो उस जमाने में देवबंद में, सहारनपुर में कुछ देसी बम फेंके गए कई मस्जिदों में। उसके बाद एक आदमी को पब्लिक ने पकड़ लिया तो पता चला कि वो पुलिस में का कांस्टेबल था। उसका नाम, तंजीम का नाम आर्य सेना था। और आज इस आर्य सेना का नाम आप कहीं रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा। उस मुद्दे को दबा दिया गया। उसके बाद 6 अप्रैल 2006 को नांदेड़ में बजरंग दल के 2 कार्यकर्ता नरेश कोंडवाल, हिमांशु पानसे बम बनाते मारे गए। 24 अगस्त 2008 को कानपुर में राजीव मिश्रा, भूपेंद्र सिंह चोपड़ा बम बनाते हुए मारे गए। हम फसादात पे बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि यूपी में क्या ध्रुवीकरण की राजनीति होगी या नहीं होगी। एक तो सवाल ये है। दूसरा ये आप क्या, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, आप पूरी उसको समझिए कि हमारे पास लिमिटेड टाइम में हमें फोकस होकर बात करनी है। अगर हिस्ट्री पे बात जाएंगे तो हमारे पास भी बहुत से डेटा हैं और वो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो हम चीज़ों को बांट के करते हैं। तो इस समय हम बात कर रहे हैं कि यूपी में हम किस तरह की चीज़ें देखने वाले हैं और आगे, क्योंकि चुनाव में अब कम टाइम रह गया है, तो आगे किस तरह की चीज़ें और सामने आएंगी। तो अगर इस पर बात करेंगे तो लोगों को ज़्यादा बातें समझने को मिलेंगी और लोग कोई अपनी राय बना पाएंगे। अगर हम हिस्ट्री में चले जाएंगे तो उससे कोई राय नहीं बनेगी।
जख्म आपके पास भी है, जख्म जोशी जी के पास भी है, जख्म मेरे पास भी है, हम सब विक्टिम है कहीं ना कहीं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम इश्यूज पे बात ना करें। तो हमें फोकस्ड होके इश्यूज पे बात करनी है कि क्या यूपी की राजनीति ध्रुवीकरण पर होगी या मुद्दों पे बात होगी। यूपी में केवल 2% मुस्लिम महिलाएं हैं जो ग्रेजुएट हैं। एजुकेशन का हाल बहुत खराब है, दूसरी स्टेट के मुकाबले 57% लोग केवल यूपी में पढ़े लिखे हैं। इसी तरह रोजगार का हाल बहुत खराब है, इसी तरह महंगाई और दूसरे बहुत सारे मुद्दे हैं। तो हम आने वाले इलेक्शन को मुद्दों पर देखना चाहते हैं या ध्रुवीकरण पर देखना चाहते हैं, यही हमारा फोकस है। और उस ध्रुवीकरण में क्या ओवैसी मददगार साबित हो रहे हैं या मददगार साबित नहीं हो रहे हैं, या जो बातें वो कह रहे हैं उसकी टाइमिंग गलत है या टाइमिंग सही है। क्योंकि जब तक हम इश्यूज को फ्रेम नहीं करेंगे तब तक हम बात को समझ नहीं पाएंगे। एजाज साहब आप बताइए कि देखिए मेरा इतनी लंबी कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ यही था कि डरा डरा कर कब तक आप अल्पसंख्यकों के वोट लेते रहोगे। हमेशा इलेक्शन के वक्त एक हवा खड़ा किया जाता, उसकी वजह से उत्तर भारत के मुसलमानों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। देखिए मैं आजम खां, मैं रामपुर से हूँ, समाजवादी के सबसे बड़े नेता आजम खां थे। आजम खां के साथ आप जानते हैं कि एक जाति हुई, उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। तो क्या समाजवादी का फर्ज नहीं बनता था कि सड़कों पे आती, इसके लिए सड़कों पे आके संघर्ष करती? समाजवादी की बड़ी जो लीडरशिप थी उनकी जबान पे ताला लगा रहा। दूसरा इशू था कि अब किसान आंदोलन है, आप इसको किसान आंदोलन कहते हैं, लेकिन मैं इसको किसान आंदोलन नहीं बल्कि जाटों का आंदोलन कहता हूं। क्योंकि देखिए एक तरफ सिख जाट थे, एक तरफ हिंदू जाट थे। आप ये यादव एक बड़ी पॉपुलेशन है, वो किसान में क्यों नहीं आई? कुर्मी एक बड़ी पॉपुलेशन है, वो किसान आंदोलन के साथ क्यों नहीं आई? लोधा एक बड़ी पॉपुलेशन है, वो सैनी एक क्यों नहीं आई? किसानों पे चले गए। एजाज साहब मैं कह रहा हूँ कि यूपी में क्या ध्रुवीकरण की राजनीति होगी या इश्यूज बेस्ड राजनीति होगी? आप साहब मैं वही तो बता रहा हूं कि इश्यू बचे ही कहाँ है सिवाय ध्रुवीकरण की। तो राजनीति है कि एक तरफ ये है कि हिंदू खतरे में, एक तरफ ये है कि मुसलमान को बीजेपी हावी हो जाएगी, तो मुसलमान बीजेपी की डर से सेकुलर पार्टी को वोट देते। यही तो नैरेटिव बनाया गया है कि भाई मुसलमान मुद्दे पे सोचे नहीं, डर के हमारे सेकुलर पार्टी को दे दे। क्या उस नैरेटिव में ओवैसी साहब जो है कुछ मददगार साबित हो रहे हैं? वैसी देखिए, मुसलमान ऐसा सोच समझ के फैसला नहीं करेगा, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? देखिए मुसलमानों ने बंगाल में नहीं दिया ओवैसी साहब को वोट, और अभी जो हालात हैं, जो खौफ का माहौल है, उसके हिसाब से मुसलमान डर के वोट दे देगा, जैसे उत्तर भारत में देता आया है। इसके अलावा क्या सोल्यूशन है उसके पास? जी जोशी जी, आप क्या समझते हैं कि क्या जो नैरेटिव अभी एजाज साहब जिक्र कर रहे थे बनाया गया कि भाई डरा के वोट ले लो और बीजेपी को हराने के नाम पर वोट ले लो, और क्या इस तरह की चीज होगी या ये कुछ अलग नक्शा सामने आएगा और कुछ इश्यूज पे बात हो पाएगी, या ये ध्रुवीकरण के सहारे ही आने वाला इलेक्शन लड़ा जाएगा और उसमें कहीं ना कहीं जैसे लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब मददगार साबित होंगे? क्या आप समझते हैं क्या मददगार साबित होंगे, या ये ध्रुवीकरण की राजनीति अगर ओवैसी साहब ना भी होते तब भी बीजेपी किसी न किसी बहाने ध्रुवीकरण करने की कोशिश करती? क्या आप समझते हैं? देखिए, एक तो मैं पहले एजाज साहब की भावनाओं को थोड़ा सा मरहम लगाना चाहता हूँ। बेसिकली बात यह है कि वो इसीलिए चीज़ों को बहुत सारी और बातों को बजाय ओवैसी के इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि उनके मन में कहने के लिए बहुत सी बातें हैं, और दरअसल वो एक अलग विषय भी है जिस पर कभी आप बात करें कि मुसलमानों के इश्यूज, मुसलमानों की प्रॉब्लम, और जो हमने पिछले 70 साल में जो पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में मुस्लिम इश्यूज को देखा है, उनको देखा जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी और जो दंगे फसाद वगैरह से जुड़े हुए हैं। अब रही बात इस वक्त जो हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो यूपी में देखिए ये बात भी सही है कि मुसलमानों को डरा करके ही उनका वोट लिया जाता है। मुसलमानों की समझदारी के साथ या मुसलमानों का एक कोई पॉइंट ऑफ व्यू बना करके नहीं लिया जाता। मुसलमानों को भी, जैसा कि हमारे यहाँ और बहुत सारी क्लास और ग्रुप्स भी हैं, कि हम सोशल ग्रुप्स को बना करके उनसे एक भीड़ की तरह से हम उनसे रिएक्शन पाते हैं।
उसमें यह है कि मुसलमानों की भावनाएं भी शामिल की जाती हैं कि तुमको डर है, तुमको फलाना ठिकाना, और उसमें जो सक्सेसफुल रहे हैं खासतौर से ये बाबरी मस्जिद वाले एपिसोड के बाद से, वो समाजवादी पार्टी थी और सबसे बड़ी मुस्लिम पार्टी के रूप में वो खड़ी होकर के आई है यूपी में। अब सवाल ये कि जो ये बात भी ठीक है कि समाजवादी पार्टी ने तो अपने को बनाया और स्टेट में रूल भी किया, बहुजन समाज पार्टी ने भी रूल किया, लेकिन इससे मुसलमानों को क्या मिला? एक जनरली ये एक सवाल उठाया जा सकता है कि उनको क्या मिला या कितना उनके हकों की रक्षा हुई, कितना उनके, क्योंकि फसाद और दंगे फिर भी हुए, नुकसान फिर भी हुए, मौतें तब भी हुई, और इकोनॉमिक लेवल पर भी कोई एजुकेशन का या कोई ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ। लेकिन ये सवाल तो इलेक्शन के टाइम के वोटर के सामने के सवाल हैं। हम तो इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि अगर ये जो कंडीशंस बन रही हैं चुनाव की उत्तर प्रदेश में, इसमें ओवैसी की पार्टी का रोल क्या होगा। तो मैं समझता हूँ ओवैसी अगर एक जेन्युइन लीडर है, क्योंकि दिक्कत यह है कि ओवैसी को बंगाल में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, एक तो बांग्ला नहीं बोलना जानते थे और दूसरे वो जिस लोकल ग्रुप के साथ वो मिलने की उन्होंने कोशिश की थी, वो उन्होंने फिर उनका साथ नहीं दिया, वो सीपीएम के साथ चले गए, तो ओवैसी वहां किनारे रह गए थे। लेकिन ओवैसी को बिहार में हाल के वक्त में सबसे बड़ी जो सफलता मिली है, तो वो उससे उनकी थोड़ी सी वो हिम्मत बढ़ी है और वो यूपी में आना चाहते हैं। यूपी में एक जेन्युइनली एक मुस्लिम, देखिए यूपी में इसके पहले जमाते इस्लामी करके या कौन सी एक पार्टी पहले भी रही है, पीस पार्टी आपने देखा रही है, नहीं जमाते इस्लामी नहीं रही, कोई और पार्टी थी शुरू के दिनों की मुझे याद है। तो या जैसे कि फरीदी साहब की पार्टी, फरीदी साहब की, डॉक्टर फरीदी की पार्टी थी, मजलिस जी हाँ, कुछ मजलिस करके ही थी वो, ऐसे मुस्लिम मजलिस, मुस्लिम मजलिस। अब ये बात नहीं, ये पीस पार्टी बनाई इन्होंने, अयूब साहब ने। तो अच्छा, असम में पार्टी उनकी है, मतलब उन्होंने भी अजमल साहब की, तो वो भी एक सक्सेसफुली पार्टी है, अपने हिसाब से उन्होंने जमीन बनाई है। ऐसी कोई पार्टी यूपी में नहीं है। यूपी में जो है वो समाजवादी पार्टी ने उसकी जगह ली है। ऐसा अभी ये कहा जाता है कि मुसलमानों को अपना लीडर खड़ा करने के बजाय गैर मुस्लिम को लीडर की लीडरशिप में रहना चाहिए। ये क्यों, ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों है मैं नहीं जानता। अगर ये क्योंकि देखिए मुसलमान की अगर बात को सुनना है समझना है तो फिर मुस्लिम लीडर भी होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा, और एक ही नहीं होना चाहिए, लीडरशिप की तो कई सतहें होती है ना, नीचे से लेकर के ऊपर तक लीडरशिप जाती है, तो दर्जनों लीडर्स होंगे या सैकड़ों लीडर्स होंगे। अगर पूरी स्टेट को देखेंगे आप तो कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में ही 10-10 लीडर हो तो कितनी बड़ी तादाद होगी। तो एक प्रकार का एक कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ता है। लेकिन बात जो हमारी घूम फिर करके आती है कि इसका फायदा तो बीजेपी ले जाएगी, क्योंकि बीजेपी को आना नहीं चाहिए क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ पार्टी है। अच्छा, बीजेपी ये कोशिश नहीं करती कि मुसलमान को अपने साथ लेने की कोशिश करे, या हालांकि कुछ मुस्लिम बीजेपी के साथ भी आपको मिल जाएंगे, वो डर की वजह से होंगे या जिस वजह से भी होंगे, लेकिन आपको दिखाई पड़ेंगे। तो बात सिर्फ ये, अगर बीजेपी क्यों नहीं अपने साथ मुसलमानों को लगती, क्योंकि वो जीतेंगे नहीं उनको अगर टिकट देंगे तो ये एक ऐसा एक चक्र है जो आसानी से टूटता नहीं है। मैं समझता हूं कि मुस्लिम वोटर की समझदारी, उनके भीतर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी समझदारी, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके भीतर, उसको बढ़ करके आना चाहिए। ओवैसी साहब का आना मेरी समझ में कोई नुकसानदेह नहीं है। मुसलमानों को इतने बरस नुकसान हुआ है तो और 2-4 बरस नुकसान हो जाएगा अगर वो, लेकिन मुझे यकीन है कि उनको यूपी का मुस्लिम वोटर इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो भी थोड़ा टाइम लेगा। पर ये हो सकता है कि 10-5 सीट पे अगर कहीं पर उनके कैंडिडेट्स ऐसे हों तो वहां पर हो सकता है कि चूंकि मुस्लिम वोटर माना जाता है कि वो एक मुश्त चला जाता है अगर उसको लगता है कि बीजेपी को हराया जा रहा है, तो स्ट्रेटेजिक या टैक्टिकल वोटिंग जिसको कहते हैं, तो अगर टैक्टिकल वोटिंग का कोई फायदा लेकर के अगर ओवैसी साहब की पार्टी 8-10 भी, जो कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि 8-10 तो मुझे लगता है कांग्रेस ही भी नहीं जीत करके आएंगे, तो
कुछ भी अगर सक्सेसफुल मिली उनको तो पैर जमाने का, और उनका पर्पस मेरी समझ से तो अभी फिलहाल पैर जमाने का है, इससे ज्यादा का नहीं है। क्योंकि कुछ परसेंटेज ऑफ वोट, क्योंकि नेशनल पार्टी बनने के लिए सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट की जरूरत पड़ती है, वो वोट लेना चाहते हैं यूपी में। तो आज हम इस नतीजे पर पहुंचे आज की चर्चा में कि दो बातें बहुत साफ तौर पर सामने आई। एक ये कि ओवैसी साहब हों या दूसरी कोई भी पार्टी, सबको अधिकार है चुनाव में हिस्सा लेने का, और उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब की मौजूदगी में कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मुसलमानों की जब तक अपनी लीडरशिप नहीं होगी तब तक वो कोई काम नहीं कर पाएंगे। यही आज का खास मुद्दा था कि ओवैसी साहब से क्या ध्रुवीकरण को की राजनीति में सहयोग मिलेगा। तो लोगों ने आज की चर्चा में ये बात आई कि उससे ध्रुवीकरण की बात नहीं, बल्कि मुसलमानों के इश्यूज फॉर्म होंगे और वो सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।